सो हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, क्योंकि पहचान के माध्यम से ही आप किसी भी टेंस को बहुत ईजिली से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत माने जाते हैं। मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको यदि गा, गे, गी ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप समझ जाइए ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है, क्योंकि ऐसे वाक्य अक्सर जो होते हैं वो आपके भविष्य अर्थात फ्यूचर टेंस पर आधारित होते हैं, भविष्य के समय का बोध कराते हैं, इसलिए हम इसको फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। और इनके वाक्यों के अंत में लास्ट में आपको गा, गे, गी जरूर मिलेंगे, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो फ्यूचर के समय को दिखाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है। तो गाइस यहाँ पर आपको समझना है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो होती है विल और शैल। क्या होती है? विल और शैल, दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रयोग होता है। अगर आप हम इनकी यूज की बात करें तो यूज करना बहुत ही सिंपल है, जो कि हम अब अफर्मेटिव सेंटेंस में सीखने वाले हैं। बट यहाँ पर आपको केवल इतना समझना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। अब देखते हैं मेन वर्ब क्या है। मतलब मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से यूज होती है। तो क्या इस टेंस में भी पहले की तरह फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म लगने वाली है या फिर थर्ड फॉर्म लगने वाली है? तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि आपको हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है प्रथम अवस्था का। सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, सभी में आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये गाइस हो गई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की बात। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स की ओर भी चलते हैं, देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स जो होते हैं जिनके अंत में गागे की आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड हो रहे हैं या नहीं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इसमें गाइस देखिए लास्ट में गा आया हुआ है, मतलब मेन वर्ब के अंत में आपको गा मिलेगा। तो ये गा देखकर ही आपको पहचानना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है। और आपको विल शैल का यूज करके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बहुत इजीली तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, इसके भी अंत में क्या आया हुआ है? गा, मतलब इसके लास्ट में भी गा है। तो गा, गे, गी ऐसे शब्दों का आपको लास्ट में जरूर मिलेगा। ऐसे शब्द आपको अंतिम सेंटेंस के अंत में जरूर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर गे आया हुआ है, तो यहाँ पर गा, गे, गी ये 3 चीज़ आपको पहचानना है। अगर गा, गे, गी किसी वाक्य के अंत में आपको मिलता है तो आप समझिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए गाइस अब देखते हैं अगला नेक्स्ट सेंटेंस, जिसमें हमें सीखना है कि हम कैसे बहुत आसानी से ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। अब गाइस आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आपको बड़ी ही केयरफुली तरीके से समझना है। तो रूल नंबर 1 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। गाइस यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है। क्या? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट जब आपका क्या हो? आई तथा वी। आई तथा वी, अगर आई वी है तो आपको गाइस यहाँ पर याद रखना होगा क्या यूज करना है? शैल। अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो शैल यूज करना है। अगर इसके अलावा कोई दूसरे शब्द आते हैं, जैसे कि देखिए ही भी आ सकता है, ठीक है, सी भी आ सकता है, ठीक, इट भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, मतलब अदर कोई भी वर्ड आ जाए, मतलब कि शेष सभी के साथ आपको क्या यूज करना है? विल। ये टेंस गाइस बहुत ही इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। आई तथा वी के साथ शैल, शेष सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। ये आपके हो गई हेल्पिंग और यूज करने की बात। अब अगर रूल नंबर 3 को देखें कि आखिर जो आपका मेन वर्ब है उसकी कौन सी रूप यूज करेंगे, तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रथम अवस्था। ये हो गया। अब फार्मूला देख लेते हैं। तो वही सेम फार्मूला है अफर्मेटिव का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल शैल,
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में आपका आएगा फुल स्टॉप। तो गाइस ये फार्मूला है, इसी को हम लोग वर्ड ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस प्रकार से इनको बना सकते हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस है मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, इसलिए हम सबसे पहले लिख देंगे आई। अब आई के साथ क्या यूज होता है, शैल, हमने यहाँ सीखा आई के साथ शैल यूज होता है, इसलिए हमने शैल लगाया हुआ है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, विल शैल के बाद आता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, फर्स्ट फॉर्म, अर्थात पढ़ाना। तो पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, और यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पर टीच लिखा हुआ है। तो आई शैल टीच। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि ऑब्जेक्ट लाना है, तो आखिर कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लाएं। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर देखें तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो आपको और एक अंग्रेजी। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। गाइस पिछले वीडियो लेक्चर हमने आपको समझाया था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अक्सर दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है, क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको व्हाट से प्रश्न करना चाहिए। दिए हुए वाक्य में आप व्हाट से प्रश्न कर दो, और अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाना है तो आपको होम से प्रश्न करना है। किससे, होम। अब इनका अगर हिंदी अर्थ देखें तो होम का मतलब होता है किसे, होम का मतलब किसे, और व्हाट का मतलब क्या। तो फाइनली गाइस हमने ये सीखा कि अगर हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप किससे प्रश्न करेंगे, क्या से। किससे प्रश्न करेंगे, क्या से। और अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको प्रश्न करना है किसे से, मतलब होम से। तो ये आपके सामने क्लियर कट निकल कर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो इतना तो हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालें। लेकिन अब अगर आपको ऑब्जेक्ट को यूज करना है, इस सेंटेंस में पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा जाए, डायरेक्ट लिखें या इनडायरेक्ट, तो आपको गाइस याद करना है, आप दो में से कोई पहले लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं तो इसके तुरंत बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया तो इसके बाद अगर आप इनडायरेक्ट यूज करेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा टू, इसके बाद आप इनडायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सपोज दैट गाइस कि अगर हमारा सेंटेंस ऐसे बना होता, क्या, आई शैल ठीक टीच, आई शैल टीच इंग्लिश। इंग्लिश को हम पहले कर देते जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाना था तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, टू यू। डायरेक्टली यू नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला रहे हैं तो इनडायरेक्ट पीछे जाएगा, लेकिन टू लगाना पड़ेगा। और अगर आप इनडायरेक्ट को पहले ले आते हैं तो डायरेक्ट पीछे जा सकता है, वहाँ पर आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं गाइस। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, वह कल बाजार जाएगा, वह कल बाजार जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया ही, इसके बाद हमने आपको पहले बताया कि आई तथा वी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ आपको क्या लगाना है, विल। तो ही के साथ हमने लगा दिया विल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, और इसके बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इसलिए आपका मार्केट टुमारो, ये पूरा किस में आएगा, अदर वर्ड। ये क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड है तो हम इसको लास्ट में लिख देंगे। तो ही विल गो टू मार्केट टुमारो, वह कल बाजार जाएगा। यहाँ पर गाइस एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, ये जो कल है, इस कल की इंग्लिश, तो अगर हमारा जो वाक्य है वो फ्यूचर पर अगर बेस होता है, मतलब फ्यूचर टेंस पर होता है, तो उसकी इंग्लिश कल की हमेशा आने वाला कल का बोध होता है। फ्यूचर टेंस में हमेशा आने वाले कल का बोध होता है, इसलिए हमें उसकी इंग्लिश क्या लिखनी चाहिए, टुमारो। ठीक है, टुमारो लिखना। अगर ये पास्ट टेंस पर आधारित होता, मतलब कि समय बीत चुका होता, तो इसी कल की इंग्लिश हो जाती है यस्टरडे। ये चीज़ आपको सीखना है, क्योंकि समय बीत जाता है तो उसकी इंग्लिश होती है
यस्टरडे। जब कल बीत गया हो तो यस्टरडे, यदि कल आने वाला है तो आपको टुमारो लिखना है। सो गाइस ये थोड़ा सा विशेष पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। हम आज फुटबॉल खेलेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम अर्थात वी। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए वी, अर्थात हमने यहाँ पर वी लिखा हुआ है। जैसे कि रूल क्या कह रहा है कि वी के साथ आपको लगाना है शैल, इसलिए हमने तुरंत यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। मेन वर्ब क्या लानी है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलना, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। अब प्ले की फर्स्ट फॉर्म भी प्ले ही होती है, इसलिए हमने यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है। तो वी शैल प्ले। क्या खेल रहा है? फुटबॉल। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया फुटबॉल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब लास्ट में ये एक एडवर्ब है समय को दिखाने वाला, टुडे। तो अब ये हमने लास्ट में लिखा हुआ है जो कि अदर वर्ड में काम करेगा। तो गाइज आपने देखा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम बहुत ईजिली तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर, या फिर निगेटिव सेंटेंस को कैसे आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो गाइस ये हैं आपके निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसके बाद हम बहुत आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम रूल है, कोई नया रूल नहीं आने वाला, आपको सेम चीज़ें समझनी है। सो गाइस पहला जो रूल है वो है आई तथा वी के साथ शैल नॉट का प्रयोग करते हैं। वहाँ भी हमने सीखा आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अब चूँकि सेंटेंस हमारा क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव होने के लिए आपको शैल के साथ आपको नॉट और बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक सेंस का प्रयोग करना है, इसलिए। तो आई तथा वी के साथ शैल नॉट, शेष सभी के साथ। गाइस यहाँ पर जो आई तथा वी लिखा है गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, एडिशन इसमें गलत है। आपको क्या सीखना है? शेष सभी के साथ। आई वी को छोड़ दीजिए, शेष क्या करना है? शेष सभी के साथ, शेष सभी के साथ आपको क्या लगाना है? विल नॉट का प्रयोग करना है। दो चीज़ें समझनी है, आई तथा वी के साथ क्या करेंगे? शैल नॉट, शेष सभी के साथ विल नॉट का प्रयोग करना है। वही सेम कंडीशन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ भी करना है। अब पहला एग्जांपल देखते हैं। मैं आज एक नई कार खरीदूंगा। ये पहला एग्जांपल। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। हमने आई लिखा। इसके बाद दूसरा आई के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? देखिए गाइस फार्मूला नहीं बदलने वाला, वो सेम रहेगा जो हमने पिछले उसमें पढ़ा। क्या पढ़ा? सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल आएगा, इसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका अदर वर्ड। ये नहीं बदलने वाला, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आई लिख दिया जो कि सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने शैल नॉट हेल्पिंग वर्ब लगाया, इसके बाद हमें मेन वर्ब खरीदना तो बाई लिख दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? एक नई कार। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, क्या खरीदा गया? एक नई कार, इसलिए आ न्यू कार। टुडे आपका एडवर्ब है जो कि लास्ट में समय का बोध कराता है, इसलिए हमने यहाँ पर टुडे लिख दिया। आई शैल नॉट बाई अ न्यू कार टुडे। मैं आज एक नई कार नहीं खरीदूंगा। आई शैल नॉट बाई अ न्यू कार टुडे। दूसरा एग्जाम्पल है वह कल बाजार नहीं जाएगा। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, क्या है? कौन बाजार नहीं जाएगा? वह। ही विल नॉट, सेम प्रोसीजर रहेगा। विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू मार्केट आपका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड में आएगा। टुमारो भी आपका एडवर्ब है तो अदर वर्ड में कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ही विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। सो गाइस ये इसका भी इजीली तरीके से ट्रांसलेशन था। सेम निगेटिव में सारे रूल्स एक जैसे चलते हैं, बस आप थोड़ा सा समझिए। हम, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम, इसलिए हमने यहाँ पर वी लिखा हुआ है। वही बात है, वी के साथ शैल नॉट लगेगा, निगेटिव है, शैल नॉट लगाया। इसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है, तो पढ़ना, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड, सेम है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यह है पुस्तक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस बुक। सो गाइस देखा कितना ईजी है, आप नेगेटिव सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं, कितना ईजिली तरीके से बना सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या होता है? दो रूल होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन के लिए बताता हूँ। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो अक्सर दो प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से?
दो तरीके से। पहला तरीका ये होता है कि इसमें वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से। दूसरा तरीका ये कि वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक आता है। क्या आता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो ये दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम सीखने वाले हैं क्या से शुरू होने वाले। अब क्या से शुरू होने वाले का क्या नियम है उसको थोड़ा सा देखते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू हो, ये आपका क्या लिखा हुआ है, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कि आपने पढ़ा विल और शैल। तो विल शैल को आपको सबसे पहले लिखना है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, ये जो क्या होती है इसकी इंग्लिश नहीं बनती। बहुत से लोग क्या करते हैं, व्हाट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, व्हाट, जो कि गलत है। व्हाट मीन्स क्या तब माना जाएगा जब ये क्या बीच में आया हो। कहाँ आया हो, बीच में, तब व्हाट लिखा जा सकता है। लेकिन अगर वाक्य की शुरुआत में ही क्या लिखा हो तो आप कभी भी व्हाट ना लिखें, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे पहले लिख देना है। वही आपका क्या का सेंस बनाता है। दूसरी बात, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान से देखी, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में ही, किसमें किसमें, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। क्या लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फार्मूला सेम है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, विल शैल, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यदि आप नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या आप बाजार जाएंगे, विल यू गो टू मार्केट। सबसे पहले हमने विल शैल लिखा, जो कि हमें लिखना चाहिए वाक्य क्या से शुरू है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। चूंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हमने यहाँ पर अदर वर्ड लिखा हुआ है। सो गाइस ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, क्या तुम पत्र लिखोगे, विल यू रीड द लेटर। तो गाइस यहाँ पर विल क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, रीड आपका मेन वर्ब है, और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अदर वर्ड कुछ नहीं, तो हमने सीधे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिए। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है, क्या हुआ है, खाना खाएगा, तो विल ही ईट द फूड। यहाँ पर भी क्या से शुरू था, इसलिए हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट। तो ये फार्मूला आपका पूरा काम करने वाला है। बस ये जब वाक्य क्या से शुरू हो तो आप इस फार्मूले को लगाइए, आपका सेंटेंस बहुत ही इजीली तरीके से बन सकता है। क्या हम वहाँ जाएंगे, शैल वी गो देयर। तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ आपको समझना है, जो ग्रामर का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो आपको सीखना चाहिए। सो गाइस मैं आपको ये इस रूल्स के बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए गाइस, आपने क्या देखा, इस गो के साथ और मार्केट के बीच में क्या लगाया, टू प्रीपोजिशन यूज किया गया। यहाँ पर हमने नहीं लगाया। तो अब इसका विशेष जो रूल है वो आपको समझना चाहिए। सो रूल क्या कह रहा है कि अगर आप गो को मेन वर्ब के रूप में लिखते हैं और इसके तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन, ठीक है। क्योंकि गो जो होता है एक लक्ष्य या टारगेट को दिखाता है, तो गो प्लस नाउन के साथ आपको क्या हमेशा ऐड करना चाहिए, टू। क्या ऐड करना है, टू। लेकिन अब अगर इसका जस्ट अपोजिट हम बात करें कि अगर गो मेन वर्ब है प्लस क्या आया हुआ है, एडवर्ब। क्या आया है, एडवर्ब, ठीक है। अब वैसे यदि आप एडवर्ब नहीं जानते तो उसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अगर गो के साथ एडवर्ब आया हुआ है तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि टू का जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो यहाँ पर आप नहीं करेंगे। टू का प्रयोग तब करना है जब आपका गो प्लस नाउन दिया गया हो। अगर गो प्लस एडवर्ब है तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, और यही यहाँ पर उस नियम को फॉलो किया गया जो आपको समझना चाहिए। अब गाइस हम बढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक दूसरे नियम की ओर, जो दूसरा रूल है वो समझते हैं। ये तो वाक्य क्या से शुरू होने वाला था, इसलिए हमने इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। सो गाइस आपके सामने ये आ गया रूल नंबर 2। यहाँ पर आपको देखना है, जब वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, गाइस याद रखिए प्रश्नवाचक शब्द मतलब व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं।
तो उन कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सबके सामने आपके सामने आ रहा है सेंटेंस में, तो आप समझ जाएं सबसे पहले आप उस इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश बनाने वाले हैं। इसके बाद आपको लिखना है विल शैल। इसके बाद आपको सब्जेक्ट, बाकी फार्मूला आपका सेम है जो आपने पहले पढ़ा है, केवल इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा। फिर विल शैल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है जो कि यहाँ पर आपने पढ़ रखा है, ये बार बार मैं वही रूल को रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब गाइस कुछ एग्जाम्पल है जो हम समझने वाले हैं, तो एग्जाम्पल समझने के लिए पहले एग्जाम्पल को हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या कर रहा है। आप बाजार क्यों जाओगे, यहाँ पर क्या है, आप बाजार क्यों जाओगे, यहाँ पर क्या आया, बीच में क्यों आया हुआ है, क्या आया है, बीच में क्यों आया हुआ है। तो इस क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, व्हाई। क्या लिखनी है, व्हाई। तो अब व्हाई हमने सबसे पहले लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड था, इसलिए हमने यहाँ पर व्हाई सबसे पहले लिख दिया। अब इसके बाद हमें लाना है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने विल लिखा। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, यू लिखा। मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म गो लिखा। टू मार्केट आपका ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि अदर वर्ड है, हमने यहाँ पर लिख दिया। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड को जगह दे सकते हैं। व्हाई विल यू गो टू मार्केट, सिंपल सा ट्रांसलेशन था, बहुत आसान था, आप बना सकते हैं। तुम आज क्या पढ़ोगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, क्या की इंग्लिश, क्यों, क्योंकि बीच में वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, तो आप उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाइए, तो व्हाट लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सेम प्रोसीजर है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, कंप्लीमेंट है, मतलब अदर वर्ड है, तो जो है वो आप लिख दीजिए। ये टाइम को दिखाता है, एडवर्ब है, तो अदर वर्ड में हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, अदर वर्ड में लिख दिया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। व्हाट विल यू रीड टुडे, यहाँ पर भी गाइस आपको इंट्रोगेशन मार्क को याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। अब जो है तीसरा नियम है, वह खाना कैसे खाएगा, वह खाना कैसे खाएगा। तो सबसे पहले क्या आया, कैसे, तो इस कैसे की इंग्लिश होनी चाहिए हाउ, कैसे की इंग्लिश हाउ। फिर क्या आएगा, वही सेम हेल्पिंग वर्ब, हाउ विल। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार विल आ रहा है, क्योंकि बार बार आई तथा वी को छोड़कर शेष सभी के साथ क्या लगता है, विल। तो यहाँ पर आई भी है ही नहीं, यू यहाँ भी आया, यहाँ ही आया, तो इसलिए विल लगाया वो। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही। मेन वर्ब ईट, द फूड ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं, हाउ विल ही ईट द फूड। सो गाइस ये था आपका तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर भी यदि आप देखें तो बीच में क्या आया हुआ है, कहाँ। ये कहाँ शब्द क्या है, इंट्रोगेशन दिखाता है, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हेयर। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब शैल, देखिए यहाँ पर शैल आया हुआ है, क्यों, क्योंकि वी आया हुआ है। आपको पहले भी हमने बताया कि जहाँ जहाँ आई तथा वी आएंगे वहाँ आपको शैल लगाना है। यहाँ वी आया इसलिए हमने शैल लगाया। तो इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर आ गया आपका क्या, सब्जेक्ट वी और गो। ये आपकी मेन वर्ब है, ये हमने यहाँ पर गो लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क, जैसे हम पहले लगाते आ रहे हैं उसी तरह आपको क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। क्वेश्चन मार्क जरूर आप लगाएं, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाता है, ठीक है। तो ये थे गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ बेहतरीन नियम, जिनको यदि आप आसानी से समझ लें या उसको सीख लें तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट को चुटकियों में बना सकते हैं। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपको मेन चीज़ें समझनी है वो क्या है, आपको पहली बात तो ये सीखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिया, क्या पढ़ा, विल, ठीक है, और शैल। कितनी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी आपने, विल और शैल, ये मेन है, विल शैल आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी, विल और शैल का प्रयोग कैसे करेंगे, तो वो भी आपने सीखा। आई तथा वी के साथ विल, से सभी के साथ, सॉरी आई तथा वी के साथ शैल, से सभी के साथ आपको विल लगाना है। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म। अगर आप इतना याद रखते हैं तो ये टेंस आपका बिल्कुल सही होने वाला, आपसे कभी गलत नहीं होगा। सो गाइस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।